Good evening, everyone. I am Sanghamitra from National Health Authority, and I welcome you all for today's webinar on Digital Health Incentive Scheme. Along with me, I have Mr. Paras, who is also a consultant from National Health Authority, and Amit Verma. He is also working with me in Digital Health Incentive Scheme. So the agenda of today's webinar is basically on three topics. हम तीन topics पे आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे स्कीम का कि स्कीम क्यों स्टार्ट हुई थी और रीजन क्या था पीछे गवर्नमेंट का स्टार्ट करने का. प्लस अभी स्कीम में नए चेंजेस क्या हुए हैं कुछ टाइम से. जैसे अभी हमने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सबके लिए. पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स के लिए हमने एक इंसेंटिव यूटिलाइजेशन गाइडलाइन निकाली है. पहले बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये कंप्लेन करते थे कि या फिर उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली में इंसेंटिव्स जो उनके बैंक अकाउंट्स में आ रहे हैं उसको यूज कैसे करना है. तो उसके लिए हमने एक गाइडलाइंस निकाली हैं ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो और एक आपको रेफरेंस मिल जाए, एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट मिल जाए कि आपको वो इंसेंटिव्स यूटिलाइज कैसे करने हैं. और तीसरा जो हम आज बात करेंगे वो हम क्लेम ऑटोमेशन पे बात करेंगे कि हमने क्लेम ऑटोमेशन अभी कुछ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं हमने लाइव कर दिया है उसको. और मैनुअल जो प्रोसेस था हमारा पहले वो बहुत कम्बरसम था और इसकी वजह से हमारा थोड़ा क्लेम प्रोसेस जो है फास्ट हो गया है. इसके ऊपर बात करेंगे. एक हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में. उस डॉक्यूमेंट को रन थ्रू करेंगे कि क्लेम प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं. आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है. जी. थैंक यू. सो अभी अगर हम बात करें कि जो स्कीम की वैलिडिटी है हमारी पहले जो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग दिसंबर 31 तक थी, लेकिन अभी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है. ये हमारी 30 जून तक अभी स्कीम और 6 महीने हमने आगे बढ़ा दी थी. तो अभी जो फैसिलिटीज हैं और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं एंड बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका और फायदा उठा सकते हैं. हमने अपने फार्मेसीज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है. पहले फार्मेसीज जो हैं वो इंक्लूड नहीं थी. अभी फार्मेसीज भी स्कैन एंड शेयर से टोकन बना पा रही हैं एंड वो भी अभी इंसेंटिव ले सकती हैं स्कीम के अंडर में. जो पहले पहले गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लिए भी पैन कार्ड जो था वो मैंडेटरी था. अभी हमने इसको भी हटा दिया है. पहले से ही हट चुका था. जुलाई लास्ट ईयर में हमने पैन रिमूव कर दिया था. पैन सिर्फ अभी प्राइवेट फैसिलिटीज को चाहिए. और अगर मैं आपसे टीडीएस की बात करूं तो प्राइवेट फैसिलिटीज का हम इंसेंटिव में से 10% टीडीएस काटते हैं और बाकी जो अमाउंट है वो उसमें क्रेडिट होता है उनके बैंक अकाउंट्स में. तो ये जो स्लाइड है ये बता रही है कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं इस डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम में. जैसे आप सबको पता है कि हॉस्पिटल्स और जो स्मॉल क्लिनिक्स हैं और जो नर्सिंग होम्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. इसके अलावा लैब्स और रेडियोलॉजी सेंटर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं स्कीम में. फार्मेसीज हमने अभी सबसे हमारा लेटेस्ट एडिशन है किसी भी हेल्थ फैसिलिटीज का. और इनमें जो इंसेंटिव अमाउंट है वो सबको हम 20 रुपए ही दे रहे हैं. सो 20 रुपीज स्टैंडर्ड रखा हुआ है हमने, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो फार्मेसी हो. जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव ₹5 है पर ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है. किसी भी हेल्थ रिकॉर्ड का जनरेशन होना सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, बट आगे उसमें क्या क्या उसकी डेफिनेशन में पार्ट है वो हम आगे आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो अभी अभी स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में अभी हम स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने 2 पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है. एक तो किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा. सो हेल्थ फैसिलिटी का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि उसकी एचएफआर में जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है उसमें उसको रजिस्टर होना चाहिए. ये सबसे पहला क्राइटेरिया है, चाहे वो लैब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो.
तो उसमें हमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी फैसिलिटी को, उसके बाद ही आप DHIS में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मेसी है सेम उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है, चाहे वो लैब है उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है। कुछ जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स है हमारे, जो जिनको हम डिजिटल सोल्यूशन कंपनी कहते हैं, उसका क्राइटेरिया ये है अगर वो HMIS है। HMIS मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में जैसे आप जानते हैं कि HMIS होता है जो कि पूरा बिलिंग का सॉफ्टवेयर या फिर मैं कहूँ पेशेंट रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज होता है। उसके लिए एटलीस्ट उसका ये क्राइटेरिया है कि वो 10 फैसिलिटी में उनका सॉफ्टवेयर चलता होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं लॉकर की और टेली कंसल्टेशन प्रोवाइडर की बात करूं, तो उनका क्राइटेरिया 10 फैसिलिटी का नहीं है। उनका ये क्राइटेरिया है कि उनकी एक मंथ में एटलीस्ट 500 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, मतलब 500 उनके हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेजेस होने चाहिए एक मंथ में, तभी वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे। ये थोड़ा डिटेल में है क्राइटेरिया कि कितने कितने रिकॉर्ड्स जनरेट करने पे, कितनी ट्रांजैक्शंस करने पे कितने पैसे मिलते हैं। सो हमने एक बेसलाइन क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, 100 ट्रांजैक्शंस पर मंथ इज द बेसलाइन क्राइटेरिया, irrespective of the type of facility or the type of entity. So 100 तक कुछ इंसेंटिव नहीं होता, 100 के बाद 101 ट्रांजैक्शन जब हो जाती है तब हम इंसेंटिव शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल और लैब का जो क्राइटेरिया मैंने स्लाइड में दिखाया हुआ है, जैसे 100 ट्रांजैक्शंस पर मंथ है, तो अप टू 100 आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका 101 पे स्टार्ट होगा पैसा, जो कि 20 रुपीज आपको इंसेंटिव मिलेगा पर हेल्थ रिकॉर्ड। इसी तरह डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज का जो बेसलाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ इट इज अ हेल्थ लॉकर और टेली कंसल्टेशन प्रोवाइडर, उनके लिए थोड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी 100 ट्रांजैक्शन ना होके 500 ट्रांजैक्शन है बेसलाइन। हालांकि HMIS के लिए या LMIS के लिए सेम 100 का ही क्राइटेरिया है, बट अगर वो हेल्थ लॉकर है तो उसके लिए 500 है। इंसेंटिव अमाउंट में फर्क है कि उनके लिए हॉस्पिटल के लिए 20 रुपीज है और जो डिजिटल सोल्यूशन कंपनी है उसके लिए 5 रुपीज है। हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन का सेशन हम बाद में करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि थोड़ा और क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं इंसेंटिव्स का, वो दिखाया हुआ है इसमें। सो मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने 500 एलिजिबल ट्रांजैक्शंस करी हैं। अब आप ये वर्ड यहाँ से देखिए कि एलिजिबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये टोटल ट्रांजैक्शंस है। टोटल हो सकता है कि हॉस्पिटल ने मे बी 1000 ट्रांजैक्शंस करी हो, पर उसमें से फिर हम एलिजिबल ट्रांजैक्शंस कैलकुलेट करते हैं, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमने मेथड है, एक 1 and 5 क्लॉज बोलते हैं हम उसको, विच वी यूज वाइल कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव। सो उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, आज वो पेशेंट हॉस्पिटल गया है। सो हॉस्पिटल में पेशेंट जो है डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयां लिखी, कुछ ब्लड टेस्ट भी लिखे। सो मान लीजिए एक उसी पेशेंट के आज के दिन में ही पांच पांच तरह के हेल्थ रिकॉर्ड जनरेट हो गए। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इंसेंटिव की कैलकुलेशन करेंगे, तो हम उन 5 में से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए। सो इसीलिए हम इसको 1 and 5 क्लॉज बोलते हैं कि एक पूरे दिन में एक रिकॉर्ड कंसिडर होता है, कितने भी जनरेट हो जाए। जैसे इस पेशेंट के 5 हो गए तो हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह पूरे महीने में मान लीजिए ये सेम पेशेंट 50 बार हॉस्पिटल गया और उसकी 50 टाइप के हेल्थ रिकॉर्ड जनरेट हो गए, लेकिन उन 50 में से हम 5 ही कंसिडर करेंगे। तो एक दिन में एक रिकॉर्ड, और एक दिन में एक रिकॉर्ड और पूरे महीने में 5 रिकॉर्ड। ओके, सो इसकी जो कैलकुलेशन है, अब हमें सबसे पहले कैलकुलेशन के टाइम हम इसमें से
जो बेसलाइन है, जो 100 ट्रांजैक्शंस का बेसलाइन है, जैसे इस एग्जांपल में 500 ट्रांजैक्शन करी है हॉस्पिटल ने, तो हम 100 सिंपली डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी जो क्लेमेबल ट्रांजैक्शन है वो 400 आ जाती है। सो स्ट्रेट अवे 400 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, और हमारा जो अमाउंट है इस केस में हॉस्पिटल को 8,000 रुपए मिल रहा है। अगर हम यही डीएससी की बात करें तो हमारा बेसलाइन क्राइटेरिया तो सेम है, बस हमारा जो पर रिकॉर्ड जो हम 20 रुपए देते हैं, यहाँ पे इनको 5 रुपए देंगे, तो हमारा जो डीएससी का अमाउंट है वो 2000 बन जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये चीज भी बताना चाहूंगी कि हेल्थ रिकॉर्ड में हम खाली पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शन या डिस्चार्ज समरी या लैब रिपोर्ट को ही कंसिडर नहीं करते, हम उसके स्कैन एंड शेयर के टोकन्स को भी कंसिडर करते हैं। एड्रेस के ही अगेंस्ट Ma'am, you are not audible. Can't hear your voice. Oh, I'm so sorry. I think I was on mute. Like past 4-5 minutes. Okay, I'll just run through the PPT again. I think we were on this slide, if I'm not wrong. Yeah. Yes, Yeah. yes. You have completed the illustrations part. Transaction bit. Okay. I'll start from the transactions then. Okay, so transactions, I was explaining the definition of transaction, what actually a transaction means. So I was telling you that a transaction doesn't simply mean that any health record or any patient document has been generated in the hospital, but it has also to be linked against that unique आभा address of the patient. तो हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाता है तो सिंपली उसका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो जनरेट हो गया, वो मतलब नहीं होता, बट वो लिंक भी होना चाहिए उसके यूनिक आभा एड्रेस के साथ, तभी हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। 1 and 5 का जो क्लॉज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आई होप वो क्लॉज क्लियर हो गया आप सबको। किसी को अगर उसमें डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड or we can ask later. or we can take up in the question answer session. सो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं DHIS के रजिस्ट्रेशन के टाइम। पैन कार्ड, लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट पैन कार्ड हमारा सिर्फ प्राइवेट फैसिलिटीज के लिए चाहिए होता है, गवर्नमेंट फैसिलिटी को पैन कार्ड नहीं चाहिए। बट बाकी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि कैंसल्ड चेक, वो दोनों का लगेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का। एक बैंक मैंडेट फॉर्म होता है। बैंक मैंडेट फॉर्म बेसिकली आपका बैंक सर्टिफाई कर रहा है कि आपकी ये बैंक डिटेल्स ठीक हैं, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका बैंक का IFSC कोड ये है, एंड बैंक वो आपको स्टैंप लगा के देता है। थर्ड, एनेक्जर 4 एक फॉर्म होता है। बेसिकली एनेक्जर फॉर्म 4 उस केस में रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे जो एंटिटी का नाम है और जो उसका अकाउंट होल्डर है उन दोनों में डिफरेंस हो। तो ये देखा है मैंने कि यूजुअली सबका ही
सबका ही डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट फैसिलिटी में जैसे यूजुअली रोगी कल्याण समिति वाले बैंक अकाउंट्स होते हैं, पर हॉस्पिटल का नाम कभी भी हमेशा अलग ही होगा। तो आपको ये एनेक्जर 4 हमेशा चाहिए होगा, हमेशा आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। सो अभी हम जो कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव्स कर रहे हैं, अभी हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। वील ट्राई कि हम इसको फोर्टनाइट बेसिस पे भी कर लें जल्दी, बिकॉज अभी हमारा जो प्रोसेस है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू तो ये वाला जो हमारा प्रोसेस है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन इट फर्दर, और हम कैसे इंसेंटिव्स और अच्छे टाइप पे डिसबर्स कर पाए, यही हमारा पर्पस है ऑटोमेशन का। जो हमारी इंसेंटिव्स DHIS टीम की जो ईमेल आईडी है, दिस इज avdm.incentive@nha.gov.in। आपको कोई कंसर्न है तो आप इस ईमेल पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। अभी हम रजिस्ट्रेशन का एक बेसिक फ्लो देख लेते हैं कि कोई भी फैसिलिटी को रजिस्टर करना है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बेसिकली हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि अटैच करे हुए हैं। सो जब भी किसी फैसिलिटी की सॉफ्टवेयर लिंकेज हो जाती है तो वो अपना Sorry to HFR disturb. पोर्टल Can you make it a full screen because I'm unable to see the screenshots? ओके ओके This is the limit, Sanmitra, so we cannot move, zoom it further. So, team, this is the limit we have. We cannot zoom it further, but definitely once you log in into your HFR page, it will show a button which should say register for DHIS scheme. That's it, the highlighted one. It just says that. Okay. Yep. सो जैसे कि अमित बता रहे हैं अभी कि जब भी हम अपने HFR पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो और आपके अगर सॉफ्टवेयर की लिंकेज ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको एक ये टैब दिखाई देगा जो कि मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, रजिस्टर फॉर डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। सो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगा, प्लस ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड होंगे, प्लस आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर ये प्रोसीड का बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी आधार वैलिडेशन की डिटेल्स मांगेगा। जो जिस फैसिलिटी मैनेजर ने अपना स्टार्टिंग में जब HFR पे उन्होंने क्रेडेंशियल्स अपने बनाए होंगे, द सेम पर्सन एक्चुअली हैज टू पुट इन द आधार डिटेल्स। जब आप आधार का OTP डाल देंगे फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन की जो मेन स्क्रीन है, ये जो मेन पेज है, ये आपको ऐसा दिखाई देगा जहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, जैसे आपका फैसिलिटी ID, फैसिलिटी नेम, प्लस ये जो अकाउंट डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं, ये आपको इसमें टाइप करनी पड़ेंगी। तो इसमें आगे मैंने एक ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, हम इसके बाद उसको रन थ्रू करेंगे कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है जब आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स, स्पेशली अगर आप डिटेल्स अपनी डाल रहे हैं तो। एंड अब अपने बैंक जो अपनी बाकी डिटेल्स हैं, जब कैंसल चेक, पैन कार्ड, ये सब आप अपना डालेंगे। गवर्नमेंट फैसिलिटी को मैं फिर बताना चाहूंगी कि उनको अपना पैन नहीं डालना है, तो जो पैन की फील्ड भी है, जो कि पिछले साइड में यहाँ पे एक पैन की फील्ड है, उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। जो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला दिख रहा है आपको, जहाँ पे पैन नंबर मांगा हुआ है, गवर्नमेंट को ये ब्लैंक छोड़ना है। अगर आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे नंबर डाल देंगे तो फिर आगे से आपको वो पैन कार्ड मांगना शुरू हो जाएगा, तो आपको वो नहीं डालना। एंड जब ये डिटेल्स आप सारी अपलोड कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, फिर एक ये आपको ये अंडरटेकिंग चेकबॉक्स लगा हुआ है, इसमें करना है और आपको फिर अपना साइन करना है। एंड फाइनली आपका ये जो साइन वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये आपका जनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स की रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं एक क्लेम का डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहूंगी कि आप सेम पोर्टल पे अपना इंसेंटिव कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो ये तो हो गया। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। एक उसके नीचे जो सेकंड वाला टैब है, क्लेम योर इंसेंटिव, तो अगर आप इसको
इसको बटन को आप यूज करते हैं तो आपके क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक पीडीएफ की हेल्प से रन थ्रू करूंगी। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਹਾਂ Sangamitra ma'am, Ritika this side, your voice is not audible. I think you're on mute. I'm just trying to project a different screen. Just give me a moment. Okay, okay, sure. This same. Sorry, just give us a moment. We are just trying to open one document so that we can show you the claim process. Sorry for the interruption. I hope आप सबको मेरा ये document अभी visible है.
तो Yes, इस it is. डॉक्यूमेंट थैंक यू। सो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली हमने स्टेप्स डिफाइन करे हुए हैं कि जब भी कोई भी फैसिलिटी क्लेम करना चाहती है अपना इंसेंटिव, तो क्या क्या स्टेप्स उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें स्टेप टू स्टेप गाइड हमने एक बनाई हुई है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि HFR में आपको लॉग इन करना है एंड facility.abdm.gov.in पे क्रेडेंशियल्स फैसिलिटी मैनेजर जब लॉग इन करेंगे तो सेम जैसे आपको अपनी फैसिलिटी में रजिस्टर फॉर DHIS वाला टैब दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के पेज के टाइम जो 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 पहले स्क्रीन आती थी सेम वैसी ही स्क्रीन आएगी इसमें भी। और ये वाली जो प्रोसीड वाली स्क्रीन है, लास्ट में जो प्रोसीड लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेम आधार वैलिडेशन के लिए जो है सिस्टम आपको बोलेगा। आधार सेम फैसिलिटी मैनेजर का होना चाहिए जिन्होंने अपना जब HFR क्रेडेंशियल्स बनाए थे वो ही अपने फैसिलिटी मैनेजर सेम क्रेडेंशियल्स यूज करें। और अगर कोई फैसिलिटी मैनेजर न्यू आ गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो पुराने फैसिलिटी मैनेजर को ऑप्शन होता है कि वो नए फैसिलिटी मैनेजर को अपनी फैसिलिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो उन्हीं के डैशबोर्ड में जब HFR में जब लॉगिन करते हैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट का टैब आता है, तो उसी पे नए वाले फैसिलिटी मैनेजर का HPR ID डाल के आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और जो न्यू वाला फैसिलिटी मैनेजर है उसको वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है। सो इस केस में फैसिलिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम बैक एंड से उस फैसिलिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद ये आधार का OTP आएगा और आपका जो मेन रजिस्ट्रेशन वाला स्क्रीन है वो आपको विजिबल होगा। इसमें दो बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि जब आप अपना अकाउंट नंबर फिल कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर में कभी कभी क्या होता है कि आपके कैंसिल चेक में स्टार्टिंग में 0 लिखा होता है, पर आप इसमें यहाँ पे 0 नहीं लिखते हैं। सो इस केस में जो PFMS है वो आपका जो आपकी फैसिलिटी को रिजेक्ट कर सकता है DHIS रजिस्ट्रेशन में। सो इसमें आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर 0 आपके कैंसिल चेक में है तो आप पक्का 0 डालें। सिमिलरली IFSC कोड भी एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा एक कारण होता है। IFSC कोड में नंबर 0 एंड अल्फाबेट O, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको वो भी बहुत ध्यान से करना है। ट्रांजिशन एकदम तो ओके। सो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखिए कि IFSC कोड का भी एंड अकाउंट नंबर का भी। इसके बाद जब आप क्लेम योर इंसेंटिव पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये हमारा मेन टैब है जो आपको इंसेंटिव के लिए यूज करना है, क्लेम योर इंसेंटिव। तो आप जब क्लेम योर इंसेंटिव पे क्लिक करते हैं तो आपको अपनी फैसिलिटी की मंथ वाइज ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आएगी इसमें कि किस किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको कितना क्लेम अमाउंट बन रहा है, वो सब इसमें आएगा। इसमें एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप उसको एज एन एक्सेल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ना इस पे E-साइन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम E-साइन किया था, सेम हमको क्लेम सबमिशन के टाइम भी E-साइन करना होता है। तो जब आप E-साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेम आधार वैलिडेशन मांगेगा। आधार आपने वैलिडेट किया तो फिर जैसे ही आपका E-साइन हो जाएगा तो एक RPR 29 कहते हैं हम उसको। RPR 29 बेसिकली एक PDF ही है। वो एक PDF आपके सिस्टम में भी डाउनलोड हो जाएगी और उसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा फिर स्क्रीन पे कि आपका E-साइन सक्सेसफुल हो गया। अब जैसे ही E-साइन सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आप ये क्लेम का बटन देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। पहले नॉर्मल ब्लू कलर का था, अभी जब आपका ये E-साइन सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्लेम का बटन ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसमें जब आप क्लेम पे क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर मंथ के अगेंस्ट, तो उसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग बोलेगा वो कि ये मेरा जो क्लेम है ये जेन्युइन है और मैंने पास्ट में क्लेम नहीं किया है, मैं फ्यूचर में क्लेम नहीं करूंगा, ये लिखा हुआ आएगा। और इसको आप ओके करेंगे
तो ये मेरा क्लेम सक्सेसफुली इनिशिएट हो जाएगा। इसमें एक हिस्ट्री का टैब भी दिया हुआ है हमने, क्लेम पेमेंट स्टेटस, जो आप थर्ड वाला टैब देख रहे हैं, क्लेम और इंसेंटिव के नीचे वाला जो टैब है, इसमें आपके जो पास्ट वाले क्लेम्स होंगे वो आपको नजर आएंगे। अभी इसमें हमारा कुछ काम चल रहा है, कुछ ये पूरा आई वोंट से कि फुल्ली फंक्शनल फुल्ली एक्टिव हो गया है। इसमें स्टेटस अभी हो सकता है कि ठीक ना दिखाई दे आपकी फैसिलिटी का। सो इसमें अभी जैसे इनिशिएटेड आपको सामने स्क्रीन पे इनिशिएटेड दिख रहा है, एंड इसमें हमने अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स व्यू करना चाहते हैं तो ये व्यू का बटन दिया हुआ है, एंड इस पे आप अपनी जो जो बैंक अकाउंट है, आपका अकाउंट नंबर जो है वो भी ऐसे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा आपका। अब इसमें हम आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी डिटेल्स। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बताना चाहूंगी कि अभी कुछ फैसिलिटीज क्या कर रही है ना, वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड कर रहे हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने एक बार अपलोड कर दिए तो हमारा एक प्रॉपर चैनल होता है कि पहले वो डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो पीएफएमएस में जाते हैं। पीएफएमएस मतलब हमारी जो एक मिनिस्ट्री का पोर्टल है जहां से एक्चुअली में आपको पैसा क्रेडिट हो रहा है, मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, वहां पे वो वेरीफाई होते हैं डिटेल्स। तो अगर आप ये बार बार अपलोड करेंगे ना तो उस केस में क्या होगा, वो बार बार अप्रूवल के लिए जाता रहेगा, तो वो एक साइकिल बन जाएगी। तो इसलिए आपको बार बार अपलोड नहीं करने हैं, इससे आप ही का क्लेम जो है वो डिले होगा। आपने एक बार अपलोड कर दिया बस ठीक है। आप जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो कि आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गया है या फिर आपको किसी और खाते में आपका चेंज करवाना है अपना इंसेंटिव वाला फंड, तो आप चेंज करिए। आप ऐसे ऐसे बेकार में हमेशा अपलोड मत करिए प्लीज। ओके, अभी हम वापस थोड़ी पीपीटी देख लेते हैं। तो जैसे एचएफआर जो फैसिलिटी के लिए हमने देखा प्रोसेस, सेम प्रोसेस किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के लिए भी सेम प्रोसेस है। उनको भी बस उनका पोर्टल अलग है। जैसे जो फैसिलिटीज होती हैं वो एचएफआर पोर्टल यूज करती हैं, इसी तरह से जो हमारे डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज हैं ये हमारा सैंडबॉक्स पोर्टल यूज करती हैं। सो सेम सारे स्टेप सेम है, उनको भी सेम रजिस्ट्रेशन का टैब विजिबल होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है, क्लेम का प्रोसेस भी सब सेम है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमने अपनी यूटिलाइजेशन की गाइडलाइंस रिसेंटली पब्लिश करी हैं। इनफैक्ट हमने कल ही पब्लिश करी हैं, और हमारे ये जो हमारी वेबसाइट है एवीडीएम की, उस पे भी हमने डीएचआईएस के टैब में ये गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। ये गाइडलाइंस हमने सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज के लिए बनाई है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा क्वेश्चन था कि हम इस फंड को यूटिलाइज कैसे करें, हमारे अकाउंट में पैसा तो आ गया पर हमें पता नहीं चल रहा कि हमें कैसे यूज करना है। तो हमने ये आपको एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट बना के दिया है। आप अपने एसएमडी की हेल्प से इस गाइडलाइंस में अगर कुछ और एडिशनल कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके एसएमडी भी आपका इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो भी अपना कुछ इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे कुछ नया रिवाइज करना चाहते हैं तो दे कैन डू दैट। सो इसमें मेजर 5 हेड्स बनाए हुए हैं कि आप इस इंसेंटिव को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है पेशेंट फैसिलिटेशन। इसमें बेसिकली जो पेशेंट की वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, कि पेशेंट का आपको ओपीडी एरिया अच्छा करना है, आपको उसमें एक्स्ट्रा सीट्स लगवानी है, या फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा फैन लगवाना है, आपको पेशेंट के लिए वाटर कूलर लगवाना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आए तो आप उसको वाईफाई की फैसिलिटी दें। तो ये सारी जो वेलफेयर वाली एक्टिविटीज हैं ये आप कर सकते हैं पेशेंट के लिए। दूसरा है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड। आपको अपने नए डेस्कटॉप खरीदने हैं, या फिर आपको अपने कुछ प्रिंटर्स नए लगवाने हैं, लैपटॉप्स नए खरीदने हैं,
या फिर आप चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल में सीसीटीवी लग जाए, तो ये वाली रिक्वायरमेंट आप इस इंसेंटिव से आप पूरी कर सकते हैं। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में दो चीजें हैं, या तो आप नए स्टाफ की हायरिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि आपके स्कैन एंड शेयर आपका इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, आपको स्कैन एंड शेयर के टोकन्स बढ़ाने हैं अपने हॉस्पिटल में, तो उस केस में आप नया स्टाफ जो है हायर कर सकते हैं। जैसे कि आप नए गार्ड्स को हायर कर सकते हैं, या फिर आप नए जो स्कैन एंड शेयर के जो स्टाफ आपको हेल्प कर सकता है उनको हायर कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें अब आपकी फैसिलिटी को मतलब हॉस्पिटल को 20 रुपए तो मिल ही रहे हैं पर हेल्थ रिकॉर्ड। आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ कुछ आप स्टाफ को भी इंसेंटिव देना चाहते हैं, मतलब स्टाफ के अपने वेलफेयर के लिए, तो उसमें से आप 5 to 10 रुपीज जो है आप अपने स्टाफ को भी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्टाफ भी मोटिवेटेड रहेगा। अगर उनको थोड़ा ओपीडी टाइमिंग्स में, क्योंकि वो बहुत रश होता है उस टाइम पे, और उस टाइम टोकन जनरेट करना, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है, कभी कभी सिस्टम नहीं काम कर रहा होता है, तो पेशेंट्स को भी थोड़ा संभालना उस टाइम बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो इस केस में जो स्टाफ को अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे तो स्टाफ भी आपका अच्छे से काम करेगा। जो फोर्थ हेड है वो है मेरा कैपेसिटी बिल्डिंग। बेसिकली ट्रेनिंग्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने स्टाफ के लिए, आप वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं अपने अपने हॉस्पिटल में। और इसके अलावा जो आईसी मटेरियल है जो कि आप यूज करना चाहते हैं एबीडीएम से रिलेटेड, स्टैंडीज बनवाना चाहते हैं हॉस्पिटल में, या फिर कुछ पोस्टर्स आप या फिर कुछ लीफलेट्स प्रिंट कराना चाहते हैं स्कैन एंड शेयर के लिए, या फिर किसी भी एबीडीएम की एक्टिविटी के लिए, वो आप कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आप जैसे कि स्टेशनरी की आइटम्स अगर आप मंगवाना चाहते हैं, फिर आप ट्रांसपोर्ट अरेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कुछ मेडिकल जर्नल्स में आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ मेडिकल जर्नल्स अपने थोड़े फ्री टाइम में मेडिकल जर्नल्स पढ़ सकें, या फिर आप अपने नर्सिंग स्टेशंस पे मेडिकल जर्नल्स रखवा सकते हैं। सो ये टाइप की आप सब एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल एग्जॉस्टिव नहीं है, ये आप इसमें जो है अपना कुछ आप एसएमडी की हेल्प से अगर आप चाहें तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, बट जो हमारा जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो इन्हीं हेड्स पे बेस्ड होना चाहिए। आप इसमें आइटम्स और ऐड कर सकते हैं। इसमें जो रोगी कल्याण समिति है वो भी डिसीजंस ले सकती है, जो हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति, अगर रोगी कल्याण समिति नहीं है तो आप अपनी 3 मेंबर कमेटी बना सकते हैं और वो ही हॉस्पिटल के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सकती है। अब जो आप जो खर्चा करेंगे, जो इंसेंटिव्स आप खर्च करेंगे, उसकी आप एक रिपोर्ट जरूर बना के रखिएगा कि आपके एसएमडी उस रिपोर्ट को कभी मांग सकते हैं। जैसे स्टेट वाइज तो एसएमडी को आप रिपोर्ट शेयर करें मंथ बाय मंथ, जितना आपका इंसेंटिव आपने जब भी यूज किया है। और जो एम्स या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो एनएचए को रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं कि हमने इतना इंसेंटिव इस चीज में यूज किया है। Sir wants to add something? You want to add something? पारस सर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? कहाँ से ऐड करना है? कहाँ से? यहीं से बोलो आप। तो मेरे साथ पारस सर हैं जो कंसल्टेंट है एनएचए में, इन्होंने ये गाइडलाइन फ्रेम करने में काफी हेल्प करी है एनएचए लीडरशिप के साथ। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। हमारे यहाँ पे बिहार से भी हैं कुछ फैसिलिटी से लोग हैं। जी यस, है बिहार से। अच्छा, बिहार में शायद आरकेएस कमेटी नहीं होती ना, कुछ डिफरेंट सिस्टम है यहाँ पे, राइट? नहीं, रोगी कल्याण समिति होती है सर। मैं पीएमयू टीम से रविकेश बात कर रहा हूँ। हर एक हॉस्पिटल्स में है यहाँ पे बिहार में। अच्छा, चलिए, अच्छा है। ये जो आरकेएस गाइडलाइंस हैं उनको एक बार आप लोगों को समझना होगा कि इसमें 2 तरह की कमेटी, मतलब एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, राइट, एक गवर्निंग बोर्ड होता है। तो जो हमारा जो खर्चा करने का इसमें एक लिमिट हमने डिफाइन की है, जो 10 लाख से कम, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है
तो उसमें 10 लाख से कम का है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ही डिसाइड कर सकती है कि किस तरह से खर्चा करना है। 10 लाख से ऊपर जाएगा तो गवर्निंग बोर्ड के पास में जाएगा, राइट। सेम Right, sir. पीएचसी और सीएससी के केस में है। और जिन हॉस्पिटल्स में हम पैसा आरकेएस में नहीं भेज रहे हैं, कोई दूसरा अकाउंट है, वहां पे आप लोग सिर्फ 3 मेंबर की कमेटी बना के काम कर सकते हैं। तो आप समझिए कि जहां भी आरकेएस अकाउंट होगा वहां पे एग्जीक्यूटिव बॉडी को ही डिसीजन लेना होगा, और जहां पे आरकेएस अकाउंट नहीं है वहां पे आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ले रहे हैं डीएचआईएस से, तो वहां पे आप 3 मेंबर की कमेटी बना सकते हैं जिसको हेड फैसिलिटी हेड करेंगे उस कमेटी को। तो इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को है तो आप बात कर सकते हैं। अभी म्यूट से हटा देते हैं। अभिषेक जी, आपको कुछ डाउट है? अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। आपको कुछ एक डाउट है डाउट इस था बारे में? मुझे। हाँ जी मैम, एक डाउट है। डाउट नहीं। हाँ बताइए। सर ये आई मीन मल्टीपल अभिषेक है, इज इट अबाउट मी अभिषेक फ्रॉम एम्बुला और लाइक समबडी एल्स? अभिषेक कुमार गौतम, आई थिंक आपने हाथ उठाया था अभी। यस मैम, आई हैड दिस। मैम हाँ, मुझे बताइए। एक डाउट ये है कि पूरी लिस्ट में मैम लॉकर के लेके था, आपने बोला स्कैन एंड शेयर इज एलिजिबल टू गेट दैट इंसेंटिव, बट पीएचआर वाला वो मेंशन नहीं था उसमें कि वेदर वी आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, क्योंकि अभी हम पीएचआर ऐप जैसे ही लाइव है और स्कैन एंड शेयर हम करवा रहे हैं एम्स में, तो हम मतलब हाँ तो हम उसके लिए एलिजिबल ना मैम फॉर द तो इंसेंटिव? अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्प कर रहे हैं स्कैन एंड शेयर के टोकन जनरेट करने के लिए, तो एनएचए तो अभी आपको इंसेंटिव नहीं दे रहा है उस केस में, क्योंकि एनएचए तो एम्स को ही इंसेंटिव देगा किसी भी हॉस्पिटल में। नहीं मैम, किसी भी। हाँ, मैम अभी जैसे नहीं है, अभी PHR नहीं है पीएचआर आप। अच्छा स्कैन एंड पीएचआर शेयर में प्लेयर्स के लिए अभी इंसेंटिव नहीं है स्कैन एंड शेयर पर्पज से। कुछ पीएचआर जिनके हेल्थ लॉकर हैं वो एलिजिबल। हाँ, हेल्थ लॉकर या जिनके एचएमआई सिस्टम्स हैं या एलएमआई सिस्टम्स भी हैं उनके लिए हम देंगे, बट अभी स्कैन एंड शेयर के लिए नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बट इसमें हमने आपको उस तरह से इनेबल किया है कि ये जो अभी हमने गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं ना, फंड यूटिलाइजेशन, इसमें हॉस्पिटल के साथ में आप टाई अप कर सकते हैं और हॉस्पिटल आपको 5 to 10 रुपीज पे कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड हॉस्पिटल। उसमें हम लोगों का कोई से नहीं है, बट हाँ दैट कैन बी डन। एक बात क्लियर कर दूं मैं इनको, हाउ कैन डू इट। सॉरी, सर पीएचआर ऐप में इंसेंटिव को लेके हमारी बात हुई थी, तो ऐसा था कि इंसेंटिव मिलेगा स्कैन एंड शेयर का? नहीं सर, क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है कि पीएचआर के थ्रू जो टोकन्स बन रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, गवर्नमेंट पीएचआर ऐप हॉस्पिटल को में नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीएचआर ऐप को कहीं भी हाँ नहीं अभी है इस तरह का प्रोविजन। नहीं, टोकन जो बना रहे हैं हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल टोकन जो बना लिया। हाँ, हॉस्पिटल में कहीं भी पीएचआर प्लेयर जो टोकन बनाने में असिस्ट कर रहे हैं प्रशांत, उनके लिए इंसेंटिव नहीं है। नहीं बट हमारी के तरफ लिए से नहीं कह रहे सर, पीएचआर के लिए नहीं, पीएचआर ने हॉस्पिटल सर, इनका कहने का मतलब है पीएचआर के थ्रू जो टोकन बन रहे हैं उसको तो हॉस्पिटल देगा ना, ये वो कहना चाह रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल देगा नहीं, इस तरह का कंपल्सन नहीं है प्रशांत। वो उनकी आपस की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और उसमें फैसिलिटी हेड को एग्री करना होगा। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। मैं ये नहीं बोल रहा, पीएचआर को जो टोकन बना रहे हैं वो लोग, टोकन का इंसेंटिव तो मिलेगा। नहीं, पीएचआर का इंसेंटिव हॉस्पिटल को मिलेगा, हॉस्पिटल को। हाँ तो हॉस्पिटल की तुम कह ही रहे हैं, हॉस्पिटल को तो मिलेगा ही हाँ, वो मेरे ख्याल से, हाँ वही मैं कह रहा प्लेयर हूँ। को नहीं मिलेगा ना, पीएचआर प्लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ डेफिनेटली वो ये वो हॉस्पिटल को दे ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, थैंक सर यू। ये तो सर यही तो पूछना है कि सर काम तो हम लोग कर रहे हैं ना स्कैन एंड शेयर करवाने का, उसमें तो आप पीएचआर प्लेयर से हैं? आप पीएचआर प्लेयर हैं? हाँ सर।
किस एप्लीकेशन से आप? एम्बुला से सर। अभी हमारा कुछ दिन 1 वीक पहले ही हमारा एप्लीकेशन लाइव हुआ है, PHR ऐप। हाँ, तो अभी हमारी ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम आपको यहाँ से इंसेंटिव देंगे NHA से, बट हमने वो ओपन किया है कि यदि हॉस्पिटल को आपकी सर्विसेज से सेटिस्फेक्शन है और वहां पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल कैन पे यू पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हमारी तरफ से अभी ये इस तरह का कोई डिसीजन नहीं है। किसी भी PHR प्लेयर को हम लोग डायरेक्टली इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं अभी तक। ठीक है, आप हॉस्पिटल से बात कर सकते हैं इफ हॉस्पिटल एग्रीज विद यू, ठीक है, एंड यू हैव ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ वो आपको पे कर सकते हैं। सर ओडिशा में तो उतने अस्पताल ही नहीं है ABDM वाले। See, we can take this question later, so maybe in future this will happen, ठीक है, but अभी इसका provision नहीं है जो अभी recent guidelines हैं। Maybe your suggestion is a welcome, it can be proposed, but we are not sure it will happen or not. But let's be optimistic. Yes, let's move further. तो सर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आप किस किस चीज के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं वो हमें बता दीजिए। देखो, एक तो हॉस्पिटल है जिसका HMIS है और वो स्कैन एंड शेयर और लिंकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स कर रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी है सिर्फ हमारे डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी, उसमें हाँ जी, उसमें सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या है, आपका HMIS है। हम HMIS अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं सर, अभी हम लाइव नहीं गए। राइट, तो अगर HMIS हो जाएगा और अगर उसके बाद अगर आप 10 से ज्यादा फैसिलिटीज में वो सॉल्यूशन चलाते हैं और वहां पे स्कैन एंड शेयर लिंकिंग होती है, तो उस बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। और क्या क्या है आपका HMIS के अलावा? लॉकर है। हाँ, उसमें भी है प्रोविजन 5 रुपीज का, राइट? 5 rupees. What else? Nothing sir. So this is good to have, right? So soon, so the motivation is get your HMIS and lab things. What was it? Digital locker activated, and you will start getting the incentives. That's it. Good luck. Okay sir, thank you. Thank you, Abhishek. Next question, anybody? Manjeet Yes. Kaur. इसके स्कैनिंग सेट पे नहीं है। स्कैन से क्या नहीं है तो मीनाक्षी मैम कैसे बोल रहे थे? मंजीत कौर, Hello. आपका कुछ क्वेश्चन है? तो फिर हम इतना थोड़ी ना ये करेंगे, इतना मेहनत अभी। Okay, you can go on mute. आप कर दो ना। एक बार पॉन्डिचेरी को लेना चाहूँगा, हिंदी में समझ नहीं आता। Hello. Hello, ma'am. Good afternoon. I have a question. हाँ जी, बोलिए। So if I'm a DSC who has both a health worker and I am a solution that can be used in multiple facilities, which All right. base level criteria will I fall under? Both or either one? Both. So you have Okay. HMIS also and a health locker also, right? Yeah, and certain other facilities as well. So you will be given incentives against both. So first of all, Okay. get yourself integrated, which means you are successful in M1, M2, M3. Get the production keys, get the thing started, and you will be eligible for the incentives. Okay, all right. So essentially, I will fall under both base level criteria. Absolutely, it's for HMIS and locker both. But yes, they both should be under ABDM ecosystem. Yes, of course. Okay, all right. Thanks. So specifically, I would like to point out the people who only can understand English. Are you able to relate, or do you have any specific questions to DHIS scheme? Anyways, there's a recording and transcription which is available once you are done with the session. But in case there is any query or anything we can address, you have any query specifically for the people who only understand English and who want to know more? I think this question came up especially from Pondicherry team. No, actually not. I'm standing. Okay. I'll take it as a no. Let's move further. From DH Nanded, Hello. is there a question from your side? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, Hello. tell me, sir. मैम हमारे DH नांदेड़ में ना टिल नाउ 10,000 प्लस टोकन जनरेट हुए हुए अब तक। अब तक टोटल टोकन्स की बात कर रहे हैं आप?
हाँ, अब तक टोटल टोकन्स नियर अबाउट 10,000 प्लस हुए मैम। तो मुझे ये बात Okay. पूछनी थी जो, हाँ, तो रजिस्ट्रेशन हमने एक लास्ट फ्यू डेज आगो रजिस्ट्रेशन DHIS का किया है मैम। ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि वो बैकडेटेड के इंसेंटिव्स वो कंडक्ट क्लेम कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बैक डेट में आप जो भी आपके टोकन जनरेट हुए हैं आप उसको क्लेम कर सकते हैं। Just Okay, to okay, add right. one more thing, there are lots of facilities. उनका स्कैन एंड शेयर एक्टिवेटेड है, वो कर रहे हैं, लिंकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स भी कर रहे हैं, बट दे हैव नॉट रजिस्टर्ड themselves yet on DHIS, right? Yes, So yes, sir. their amount is pending with us, which means they have eligibility, they have the amount, but they have not registered. Just check your facilities. If that is the case, get yourself registered so that you can start getting the incentives, which will include the backlog as well. Okay? सर, ओके सर, बैकलॉग का वो कंबाइंड होकर इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं ना सर? हाँ, कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू तो सर। जब आप क्लेम करेंगे उसमें मंथ बाय मंथ का ऑप्शन आता है, जो हमारा जो पोर्टल है, जब HFR में आप लॉग इन करेंगे तो आप मंथ बाय मंथ उसमें क्लेम कर सकते हैं। मैम अभी बैकडेटेड के कंटिन्यूस का मंथ बाय मंथ क्लेम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। So as soon as you register and आप जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आपको वो व्यू विजिबल हो जाएगा आपके HFR पे। इट विल से अप्रैल मई जून जिसका जितना इंसेंटिव है, देन यू कैन स्टार्ट क्लेमिंग इट। इट इज वेरी सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंटिन्यूसली क्या वो डे बाय डे करना पड़ेगा या विद इन वन No, डे no, वी it's कैन once क्लेम? in a month. Once in a month. It's a monthly setup in a calendar month. Once a month happens. Then in the next month, the process of claim happens. But since आपका backlog है, तो past के हाँ जितने भी months होंगे, वो दिखेंगे आपको, एक ही बार में वो दिख जाएंगे। And वो एक ओके, ही एक ही बार सब बार में claim कर क्लेम कर सकते हो, सकते हैं। past वाला। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हेलो राहुल त्रिपाठी। जी जी मैम। मैम एक क्वेश्चन ये था कि मैम हम लोगों ने जब मैनुअल वाला हम लोग का जब दिल्ली हम लोग क्लेम का फॉर्म सबमिट कर रहे थे, तो तब तो मैम हम लोग के उस टाइम के थ्री इंस्टॉलमेंट अप्रैल में जून की आ गई थी। मैम ऑनलाइन वाले हम लोग के पूरे जनवरी तक के सब कंप्लीटेड हैं मैम, अभी तक उनका कोई भी वो नहीं है। हम लोगों ने अपने RKS का स्टेटमेंट भी चेक करवाया था। आंसर करो। ओके, सो द थिंग इज, पहले हमारा मैनुअल था जिसमें हम परफॉर्मा भेजते थे और साइन होके आता था, ठीक है। दिस इज एन ओल्ड प्रोसेस नाउ, ठीक है। अभी करंटली हम ऑटोमेशन मोड से भी मतलब क्लेम्स ले रहे हैं, ठीक है। वी आर डूइंग ए पैरेलल रन, मैनुअल भी और ऑटोमेशन भी। तो सिंस यू आर सेइंग कि आपने ये क्लेम कर दिया है, तो आई बिलीव आप कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? सर हमने सारे क्लेम कर दिए, अभी जनवरी तक के सब कंप्लीट सारे क्लेम कर दिए ना? और पेमेंट कब तक की हो चुकी है आपको? सर अप्रैल में नवंबर जून तक की हो गई होगी। नहीं सर, केवल अप्रैल में जून की आई है। आप कैन यू डू वन थिंग, आप मुझे मेल लिखोगे abdm.incentive पे, विल सी व्हाट इज द केस, बिकॉज इफ यू हैव डन इट करेक्टली और अगर आपका अकाउंट में कोई इशू नहीं है तो पेमेंट हो जानी चाहिए थी, बट वी अगेन विल फाइंड इट आउट, नो वरीज। जी सर वो मोहित सर देख रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे थे सर। सारे शायद जितनी भी हम लोग की पब्लिक फैसिलिटीज है सभी ने लगभग क्लेम कंप्लीट कर दिया है सर। ये इशू सभी का है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि रिसेंटली देखो कुछ प्रोसेस में होंगे डेफिनेटली, बट अगर आपका क्लेम आया है मे बी इट विल टेक लिटिल टाइम, क्योंकि एक बैकलॉग हो चुका है हमारा, कंसीडरिंग कि मतलब वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्लेम्स विच कम ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। बट कैन यू राइट टू अस, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू की एंड प्रोवाइड यूर रीजन दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, बट आई एम श्योर देयर वुड बी a reason around that. जी You can write to us at abdm.incentive. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Mr. Ravikesh Kumar. Yes, ma'am. Just I have a question regarding a pharmacy registration. Actually, in Bihar, within same campus, OPD and pharmacy both services are provided. So we individually again have to register pharmacy. Yes, you have to individually register your pharmacy in a separate HFR ID. तो हॉस्पिटल का अपना HFR ID होगा और फार्मेसी का आपका अपना HFR ID होगा, तभी आप क्लेम कर पाएंगे ना उसको। इसमें तो HPR किसका डालेंगे? मतलब हॉस्पिटल के लिए तो हम लोगों ने BHM का डाल के रखा है, फार्मेसी के लिए फिर किसका यूज करेंगे? कोई मैनेजर डाल सकते हैं अपना वहाँ पे। मतलब वो हॉस्पिटल के अलावा दूसरे कोई मैनेजर हो सकते हैं?
हाँ मतलब आउटसोर्स्ड फार्मेसी आपकी? नहीं नहीं, आउटसोर्स नहीं है वो, गवर्नमेंट की ही फार्मेसी है, गवर्नमेंट ही रन आपके करता है कोई उसको। भी एडमिन के कोई भी पर्सन डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। स्कैन शेयर के लिए फिर मतलब वहाँ भी क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, वो हाँ पेशेंट हाँ अगर जाता है हाँ। तो हमारे HMI तो सॉल्यूशन है, सेपरेट क्यूआर और कोड। सॉरी स्कैन एंड हमारे शेयर यहाँ के वो लिए फिर उनको अपना क्यूआर कोड अलग से रखना पड़ेगा फार्मेसी में राइट, तो। उसके लिए आपको अपने HMIS से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और HMIS वाला जो होगा आपका सर्विस प्रोवाइडर और DSC कंपनी होगी, वो आपको अलग से QR कोड देगा ताकि वो एनेबल हो पाए फार्मेसी में, ठीक है। नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजन डाउट है सर हमको इसमें कि जो क्या हमारा डाउट है? ओपीडी के लिए जो पेशेंट आते हैं वो स्कैन शेयर के थ्रू रजिस्टर्ड होके थ्रू HMIS ही वो फार्मेसी पे जाते हैं, उनको कोई पेपर हम नहीं देते, वहाँ कोई स्कैन शेयर नहीं करना ओके, है। देखो 2 QR कोड की यहाँ बात हो रही है, एक है OPD हाँ की, ठीक है। हाँ देखो हाँ स्कैन एंड शेयर इट इज अ क्यू मैनेजमेंट टूल, ठीक है, ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, OPD, फार्मेसी, लैब्स, ठीक है। तो अभी जो आपके हॉस्पिटल में ये जो यूज हो रहा होगा, दिस QR वुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द OPD एरिया, ठीक है। इसका अलग से प्रोसेस है कि फार्मेसी को कैसे एनरोल करना है, तो फार्मेसी के लिए अलग QR कोड आएगा। दिस यू नीड टू वर्क वेरी क्लोजली विद योर HMIS प्रोवाइडर so that he can give you a separate QR code. Got ठीक है it? ठीक है। ठीक है, आप उनसे बात कीजिए और अगर उनका कुछ क्वेरी है, they can reach out to us. That DSC or HMIS can reach out to us. And वो भी Okay, ABDM thank enabled होना चाहिए by the way. ठीक. okay, thank you. I have a question following up to what Ravikesh was asking. So, if Mera solution is being used by the hospital admin system, and their adjoint pharmacy and their adjoint lab, इन तीनों को अलग registration करना है होगा क्या? Like, See, we recommend doing that because you need to track certain things which are per OPD or pharmacy. I would just add an example in AIIMS Delhi, right? There is not just a single QR code. They have different QR codes for different OPD counters in different blocks. Okay, so it is always advisable to use separate QR codes. This will help you also understanding from analytics perspective that how much tokens are getting generated at each block. That is also one of the cases for pharmacy as well, where we want to see more saturation and adoption. That's why it's recommended that even if it is same HMIS, but there should be a separate QR code for pharmacy. okay, so in your ABDM system, will these get counted as individual facilities? So that Yes, they can get. individual, right. Separately, there's a separate payout Okay. because the type is different. One is pharmacy and other one is for OPD. Okay, I got it. Thanks. Mr. Naresh, you have a question? Okay, Miss Deepa. Hello. Hello. Yes, Miss हाँ, Deepa. जी, You are not audible. Next question. DH अहमदनगर, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम, हमने DHS का है ना रजिस्ट्रेशन किया है हॉस्पिटल का, बट वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। क्या एरर आ रहा है आपको? हमको डॉक्यूमेंट का एरर आ रहा है। अच्छा, आपने कब करा रजिस्ट्रेशन? हमने 2 बार किया था, 2 महीने पहले किया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ना डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड मत करिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको, डॉक्यूमेंट्स आप जब बार बार अपलोड करते हैं तो वो दोबारा से फिर अप्रूवल के लिए चले जाते हैं हमारे पास मिनिस्ट्री में, तो उससे आपको पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा डिले हो जाता है इंसेंटिव्स का।
तो अभी आप एक काम करिए, एक abdm.incentives@nha.gov.in पे आप एक ईमेल डाल दीजिए हमें अपनी फैसिलिटी आईडी के साथ और स्क्रीनशॉट के साथ. विल टेक दिस अप. एक मिनट आप मेल आईडी बताइए. मैं पिंग कर रहा हूँ. आपको चैट बॉक्स में अभी डाल रहे हैं ईमेल आईडी. ओके मैम. आप चैट बॉक्स से उठा लीजिए उसको. ओके मैम. श्योर श्योर. Zaiba, is your question answered? Yeah. I'm good now. Okay. Miss Deepa, you have a question? यस मैम. मुझे ये हाँ जी, नासिक से बात कर रही हूँ. मैम मुझे ये डाउट था कि जो मेरे नासिक में अराउंड 152 फैसिलिटीज है, बट उनके मतलब किसने कौन सी फैसिलिटीज ने DHIS रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, ऐसा कुछ रिपोर्ट मिल सकता है क्या हमें? हाँ, तो आप अपने डैशबोर्ड, जो हमारा ABDM का डैशबोर्ड है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ. And then it is important for everyone as well. At any point of time, you can look into the dashboard and see कि okay, मतलब क्या status है incentives का. More, like you said कि incentives का क्या है, ठीक है? और registrations का. आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? यस मैम. ठीक है. सो दीपा, इसमें इंसेंटिव स्कीम का जो टैब है, आप सिंपली डालिए dashboard.abdm.gov.in पे आप जाएंगे. यहाँ पे आपका टोटल फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन का एक टैब है. अगर आप यहाँ से देखें, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपनी फैसिलिटीज का नाम चेक कर सकते हैं. ये एज ऑन डेट आपकी, जैसे हम आप दिखाए 2000 प्लस फैसिलिटी हमारे रजिस्टर हो गई है, तो सबकी लिस्ट दिखा देगा आपको नेम वाइज. ओके मैम. ए गेस्ट नाम से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप. ए गेस्ट. मिस्टर नरेश. या मैडम गुड इवनिंग मैडम. हाँ जी, हम good evening. तेलंगाना से बात कर रहे हैं मैडम. तेलंगाना से हमारा देखो मैडम टोटल बताइए. 103 फैसिलिटीज है. 103 फैसिलिटीज है. ऑलरेडी DHIS रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया मैडम. क्लाइम भी इनिशिएट कर कितनों दी का है कंप्लीट हो ऑलरेडी गया? मैनुअल. हाँ, DHIS रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया मैडम हमारा तेलंगाना में ठीक है. 103 फैसिलिटीज ठीक है. में. और मैनुअल भी सबमिट किया गया मैडम. तो अभी तक हमारा इंसेंटिव थोड़ा फैसिलिटीज को रिसीव नहीं हुआ मैडम. ओके. सो जैसे अमित ने आपको इससे पहले आंसर भी किया इस क्वेश्चन के बारे में कि हमने मैनुअल से ऑटोमेशन में अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट किया है. सो वी अंडरस्टैंड हमारे पास कुछ बैकलॉग है हमारे पास, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो बैकलॉग हम इन नेक्स्ट 10-15 डेज में हमारा फाइनेंस कंप्लीट कर देगा. बिकॉज हमें भी उसको कंप्लीट करना हमारा भी एक थोड़ा सा चैलेंज है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर हमारा भी एंड हो रहा है एंड हम लोग भी चाहते हैं कि वो इंसेंटिव्स हम जितना जल्दी हो सके वो डिसबर्स कर दें सारी फैसिलिटीज को. सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. आप ये बताइए कि आपके पास HMIS कौन सा है? आई होप आपके पास नेक्स्ट जेन का HMIS नहीं है. ई सुश्रुत. ठीक है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये मार्च से पहले सारे इंसेंटिव्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी आपने ऑटोमेशन पे आपने लॉग इन करके क्लेम करे हैं. क्या क्लेम कर दिए मैडम? ऑटोमेशन का क्लेम कर दिया और मैनुअल भी फॉर्म सबमिट कर दिया. अच्छा, यू कैन राइट टू अस. व्हाट यू कैन डू इज, मैंने अभी चैट पे एक लिंक दिया है. सो इट इज फॉर एवरीवन. हमने एक चैनल ओपन किया है, 2 से 4 डेली ओपन रहता है, वेयर एनी फैसिलिटी फेसिंग एनी इशू फॉर रजिस्ट्रेशन और एनीथिंग दे कैन ज्वाइन दिस चैनल. 2 से 4 वीकडेज पे आप कर सकते हो एंड एंड यू कैन रिजॉल्व योर क्वेरीज. अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है देन उसका रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा और ए सेटिस्फैक्टरी आंसर दैट वी आर गोइंग इन विच डायरेक्शन.
maybe not there and then, but this is the forum जिसमें आप कोई भी issues technically मतलब face कर रहे हैं, that will be get answered, or that will be get addressed. हमारा और Okay, मैंने ये link chat window में हमारा और डाल एक दिया. I hope you have that link. ठीक है, ये Monday हमारा to और एक Friday डाउट है रहता है. हाँ बताइए. सर. एक्चुअली हम देखो सर, अभी मिनिमम 3 to 4 फैसिलिटीज हम मैनेज करते हैं सर. तो इन DHS इंसेंटिव गाइडलाइंस है ना सर, इसमें हमको कुछ इंसेंटिव मिल सकते हैं सर, ये सपोर्ट इंजीनियर को. ओके, सो इस गाइडलाइन में स्टाफ को ओपन रखा है, जैसे हमने बोला कि जो भी हेल्प कर रहे हैं स्कैन एंड शेयर या लिंकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, इट इज अप टू द फैसिलिटीज, दे कैन डिसाइड हाउ दे कैन इंसेंटिवाइज देयर पीपल. ठीक है, तो आई थिंक यू कैन अप्रोच टू फैसिलिटी दैट कैन सम गाइडलाइंस वी मेड एट फैसिलिटी लेवल. ठीक है, सो दैट वी आर इंसेंटिवाइजिंग देम, दे इन टर्न कैन इंसेंटिवाइज यू. ओके ओके Okay, थैंक यू सर. because this is Thank you. very much facility centric approach we are following. ओके सर, थैंक यू. Nasik guest, I believe we have answered your question already. और एक क्वेश्चन था. हेलो. हाँ जी बोलिए. डॉक्यूमेंट्स में अगर चेक नहीं है हमारे पास, कैंसिल चेक, तो उसके लिए कोई अदर ऑप्शन हम डाउनलोड वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं क्या, जैसे कि पासबुक वगैरह? Okay, we always encourage कि checkbook हो, because this is one of the mandates. But in certain special cases अगर checkbook नहीं देता है बैंक, उस केस में जो mandate form है वो हम जो भी बैंक से साइन करके लगा सकते हैं. We'll try to consider that. But any reason कि you don't have a checkbook? कैसे करते हैं? अगर बैंक ने प्रोवाइड नहीं किया है क्या चेकबुक? न्यू अकाउंट ओपन किया है तो उनको अभी तक मिला नहीं है. अच्छा, अगर नहीं मिला है, इन द मीनवाइल आप उनसे मैंडेट फॉर्म भरवा के हमें दे दीजिए. वी विल ट्राई एंड सी टू दैट. ओके, और पासबुक की भी कॉपी आप लगा सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स. दिस इज नॉट फॉर ऑल द फैसिलिटीज, बट यस, सम स्पेशल कंसिडरेशन वी कैन डू दैट. सिंस यू सेड कि ओके आपने अभी अभी बैंक अकाउंट खुलवाया है, वी कैन चेक द start date of the bank. उससे we can sense कि okay maybe checkbook might be in transit. ठीक है, आप तक पहुंच ही नहीं है. Aniket Bhoy, you have a question? No, ma'am. Hello. Okay. Anybody else wants to ask any question, any clarification? I just wanted to know the presentation which you are displaying. Is there any chance that we can have that, or is it going to be present on your website? So we have a recording on the website of the past webinars. The recording is already in place. If you want a PPT for the presentation of today, you can write to us on abdm.incentives, the same email Or you can reach out to the PMU, right? We'll share it with the state court teams, and it can be cascaded accordingly. No worries at all. The thing is, I was trying to paste this PPT over this chat itself, but I was not able to. Otherwise, I would have definitely. Okay, who do you want me to reach out to? Okay, reach out to your PMU, or you can directly write to us at abdm.incentives. Chat में आपको वो दिख रहा है जो मैंने details दिए हैं उसमें. Okay, Sanmitra, can you open chat? देखो चैट में ये लिंक है यहाँ पे. दिस इज द डेली लिंक. इसमें लिखा है मंडे टू फ्राइडे ही ओपन रहेगा. ठीक है, नीचे इस पे ईमेल आईडी भी दे रखा है, abdm incentives और abdm.incentive कोई भी. तो we will share this material with you already. Or alternatively you can reach out to your PMU, and PMU will work very closely with our state coordination team. They will help you out with that. All right. Thank you. One doubt, if any diagnostic chain or any pharmacy chain is it's a kind of a chain. So if they have to register individually for their separate stores, or is it a Yes. single?
No, they have to register separately. All will have different HFR IDs. Got it. Thank you. Thanks for the clarification. Is that MO. also, excuse me, madam, is that separate restrictions mandatory for government facilities also? Yes, sir, It's the same absolutely. for everyone. Yes. Absolutely. From where we will get that QR code and all those things? So you can contact your HMIS provider for the QR code. You are asking about the scan and share, right? Madam, what I have already discussed with you, we are having, we are uploading lab reports and X-ray reports, but that is not shown against incentives. Okay, so you might be loading it. Also, are you linking the records? Is it part of linking of records? There is You no are such. using one of the. Okay, you are using one of the HL types, which is lab reports. While We are doing using eSushruth software where we upload those reports. Okay, what I would say is speak to eSushruth point of contact that, okay. I told him the same thing actually. He had written an email to us. Okay, so you anyways have got a response from Sanghmitra already, right? But so you he have doesn't have that data against those Aadhaar addresses. That is his problem. So are you not able to get hold anybody from your HMIS? From They told eSushruth? that we have not yet integrated that data. अरे Yeah, एक सेकंड कौन से कहाँ से हैं? Indira Gandhi Hospital, Indira Gandhi Hospital, right? Chalakrinji? Yes, madam. Kolhapur. Okay, your lab is managed by some other vendor? No. हाँ, तो थिंग इज की who is the vendor? लैब में कौन बनाता है रिपोर्ट? eSushruth हम ही उसके अपलोड करते हैं, अपनी लैब है हॉस्पिटल की. नहीं, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं लैब रिपोर्ट्स पुश करने के लिए वो eSushruth पे करते हैं या कहीं और करते हैं? eSushruth पे करते हैं. अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो पेशेंट को इशू क्या है, इनका पेशेंट को नहीं दिखता है? वो कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स लिंक हो रहे हैं इनके, वो हमारे उसमें डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे इनके जो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये इशू जो है ना आपका, ये आपके HMIS में तो दिखेंगे, राइट? जो आप लैब रिकॉर्ड जो भी पुश करेंगे वो आपको डॉक्टर को तो दिखेंगे, राइट? बट वो अभी हमारे पोर्टल पे नहीं दिखेंगे क्योंकि सीडैक ने अभी इसको हैंडल नहीं किया है एक तरीके से, ठीक है? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सीडैक इसको जो केयर कॉन्टेक्स्ट या जिसमें मतलब आभा लिंकिंग जो करता है ना लैब रिकॉर्ड्स को, वो अभी कर नहीं रहा है सीडैक। तो सीडैक को भी आप ये इशू भेज सकते हैं और वी आर अवेयर ऑफ दिस इशू विद सीडैक, तो हम भी पुश कर रहे हैं सीडैक को इसको हैंडल करने के लिए। तो क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे? कैरी फॉरवर्ड इट डिपेंड्स। एक तो फर्स्ट स्टेज आएगा जब सीडैक इसको फिक्स करके करंट रिकॉर्ड पुश करना शुरू करेगा, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं वो एक सेकंड कैटेगरी आएगा उनका, पहले फर्स्ट होने दीजिए, फिर सेकंड के लिए वी कैन टॉक टू देम। जो भी प्रीवियस और जो पास्ट रिकॉर्ड्स होंगे उसके लिए भी वी कैन टॉक टू सीडैक। सो आप अपने लेवल पे भी पुश कीजिए सीडैक को ताकि ये फंक्शनैलिटी एनेबल करें उन्हें, मतलब ये एनहांसमेंट करना है अपने HMIS में ताकि एनेबल हो जाए एंड टू एंड इंटीग्रेटेड विद NHA। ये वैसे इशू अभी पूरा मतलब कंट्री में ही है सीडैक में, अभी कहीं भी वो लैब रिकॉर्ड्स को पुश नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो अगर eSushruth यूज कर रहे हैं तो भी वापस उसका QR कोड सेपरेट बनाना ही पड़ेगा? नहीं, QR कोड वाला इशू डिफरेंट है। QR कोड किसके लिए आप बात कर रहे हैं? फार्मेसी? लैब और लैब रिपोर्ट्स के लिए? नहीं, लैब के लिए QR कोड की नीड नहीं है, ना QR कोड से रिलेटेड मैटर है। ये उनके सिस्टम जो IT सिस्टम है उसमें उन रिपोर्ट्स को अभी वो हैंडल नहीं कर रहे हैं, आभा के साथ लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपना कोड फिक्स करना है। आप समझ रहे हैं? जी। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अपने लेवल पे भी सीडैक से बात करिए, जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन हो वहाँ पे। हम लोग तो डायरेक्टली ऑलरेडी हमने बात करना शुरू कर दिया है, ठीक है? और ये लैब के रिकॉर्ड लिंकिंग का इशू है। यस। और उन्हें बोले ये लैब्स का रिकॉर्ड लिंकिंग का इशू है, नॉट स्कैन एंड शेयर। हाँ, तो ये अभी रिकॉर्ड जो है ना तो वो हमारे डैशबोर्ड पे दिखेंगे और ना ही अभी पेशेंट उनको पुल कर पाएगा PHR ऐप पे।
ये दोनों काम उसी के बाद इनेबल होंगे जब सीडेक उसको फिक्स कर लेगा। ओके। हाँ, आई थिंक एनआईसी में ये इशू नहीं है या कम जगह है, बट सीडेक में ये भी इशू है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। GGH NZB से कौन ज्वाइन किया हुआ है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। मिस पृथ्विका। मैडम गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग मैडम। मैम हम तेलंगाना निजामाबाद से बात कर रहे हैं, मैं SMS टीम हूँ। जी मैम इसमें पीएफ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैम, PFMS अप्रूवल का। सो आपका मैम ईमेल हमें ऑलरेडी रिसीव हुआ है। आई थिंक आपकी कौशल से इस बारे में ऑलरेडी बात चल रही है, राइट? ओके। आपके हमारे रिप्रेजेंटेटिव से ऑलरेडी बात चल रही है ना कौशल से? हाँ, हो गए मैम, बात भी हो गए। हम बैंक वाले से भी पूछे हैं, मगर वो बैंक वाले बोल रहे हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल रहे। ठीक है। तो एक सजेशन है मेरा यहाँ पे कि क्योंकि ये थोड़ा स्टक हो गया है प्रोसेस, क्योंकि इट्स बिटवीन 3-4 पार्टीज। NHA है, PFMS है, मतलब पेमेंट गेटवे है, देन आपका बैंक है, फैसिलिटीज है, देयर आर 5 स्टेक होल्डर्स। सो कैन यू डू वन थिंग, आप बना लीजिए। Will that be difficult? So what's the pardon? I can't. So what I'm suggesting is, so this would be time consuming because there are number of stakeholders which are involved. It's the facility, it is the bank, it is NHA, it is PFMS, and there is a payment gateway in between, right? So it might take time because it is happening with certain banks like Union Bank, right? So can you try changing your bank account or have a new account in place? It is just a matter of 3 or 4 hours, right? Okay. This is the way I'm suggesting to expedite the things. Things will be faster. Okay. So tomorrow I'll ask my superintendent to change the account. That will be the best way. Yes. Okay. This was the one thing we are facing the problems with. Right, because it's been long and it will take time to make the consensus. So the faster way is to get go with the alternative. Okay. Tomorrow I'll change. Yes, please do that and reach out to us. No worries. Okay, thank you. Any other question? हेलो यस मैम, DH नांदेड़ से बात कर रहा हूँ अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना अपना? हाँ मैम, और एक क्वेरी थी, बायफॉर्केट हो गया वो मैम। वो इंसेंटिव क्लेम करने के बाद स्टैंडर्ड टाइम कितना है जो वो अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए? ओके, देखो एक बार आप इंसेंटिव करते हो, ठीक है, वैसे जो हमारा स्टैंडर्ड है इट इज 1 वीक और 15 डेज, ठीक है, बट अभी थोड़ा बैकलॉग है, इट वुड बी मोर देन दैट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि हमारा नया सॉफ्टवेयर है, वी आर इनटू हाइपर केयर और स्टेबलाइजेशन फेज, तो थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट बेयर विद अस। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Okay, I think if any other question, I think there is one. So one more thing. Yes. So ma'am, what the problem is, one of my facility is there, so still the amount didn't get credited into the bank. Okay, have they submitted it successfully? Have they received any error or anything? Yes sir, already I have claimed that it was successful. Okay, but claimed successfully you didn't... mean, right? Yes. Okay, when did you submitted it and it was for which month? Sir, I submitted October. Now from September to October I have submitted, and also January also I And have when did you claimed. and when did you submit it? Previous 2 months back. Okay, I'm not sure. It would be in one of the stages of disbursement.
no worries. Can you write on ABDM on incentives, or I mean, the best way is to join the call from 2 p.m. to 4 p.m. and we can see it straight away and let you know that where the status of the payment is. Maybe it might be with the finance because there is a workflow which is followed, the automatic workflow. Okay, sir, I'll write. Or best way is to join 2 to 4 p.m. call. I have shared the link in that. It's Monday to Friday, 2 to 4 p.m. Okay. Okay. Any other question? Yes, Mr. Tarun. Okay, I think there are no more. Hello, can you hear me? Yes, yes. Yeah. So I just wanted to check one thing. We see in the guidelines that we can get the incentive for the admissions and discharges as well. But as per the recent report I see in the portal, I'm only getting the incentives for the health records link. So is this the same status for I got this works as well? question. I got this question. So the queue management thing or linking of records, it is applicable for incentives. Okay. Like you're getting incentives in OPD area for OPD slip for, the online for the EHR or automatic prescription. So everything is related to linking of records. Now I have a question for you. So the IPD, right? So you are managing IPD discharge or anything with linking of records? Yeah, we are using the issue portal itself for this. No. You manage everything with online. You manage it with one of the HL types, which is IPD or something admissions. Yes. Everything is on online. We are uploading. No, online doesn't mean that it is integrated with ABDM. So Tarun, can you do one thing? Can you write it to us? Let us check that what specific this query is, because for this, like we have previously talked about labs, they are uploading it, but that functionality is not yet activated in eSushruth. It could be the case that this IPD thing also is not activated, though you are doing it online, but it is not activated within eSushruth. We need to check that. Okay. So you just if you can confirm it that eSushruth is not enabled this, maybe we can check with them. I think it is not, but if you can write an email, share all the details, your facility ID, share certain sample bills as well, which I would like to see that what you are making as a part of automation process. Yeah, take it. Dr. Rakesh, you have a question? Any more questions from anyone? Yes. So if there are no more questions, we can wind up today's webinar. You can refer to our email ID, which is mentioned in the chat box, as well as the daily call link, which Amit just mentioned, that we have a daily call from 2 to 4 p.m. Whosoever is facing problems while registration or during the claim submission can join that call, and we would be happy to assist. We'll be holding such webinars every month. So 1 week before the next webinar comes up, we'll again share the update. Thanks everyone for joining. And last thing, if anybody wants PPT, can again write to us on the same email ID. Thank you, everyone. Thank you. Good evening. Thank you so much. Thank you, ma'am.